अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ARI ऑफिशियल में तमाम दोस्तों भाइयों को खुश आमदीद, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक इंग्लिश ग्रामर के मुतालिक है, ख़ास तौर पर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के मुतालिक है, यानी चेंज द वॉइस। ये 9वीं 10वीं में भी होता है और बाकी जितने भी टेस्ट होते हैं उनमें चेंज द वॉइस यानी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आते हैं अक्सर। तो हमने मेहनत करके आसान सा तरीके से ये चार्ट बनाया है, आप इस पर गौर करेंगे इंशाल्लाह आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कोई मसला नहीं रहेगा। चलो वीडियो शुरू करने से पहले, अपना टॉपिक शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, ताकि अच्छी अच्छी तालीमी, इल्मी और मुफीद टिप्स आपको मिल सकें और दोस्तों को भी शेयर करें। शुक्रिया। पहले सबसे हम देखते हैं 4 रूल्स फॉर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जितने भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हैं उनके तकरीबन 95% फ़िक्रात जो हैं, 95% फ़िक्रात उनमें ये कवानीन जो हैं इस्तेमाल होंगे, लाजमी ये रूल्स लाजमी इस्तेमाल होंगे। अब वो कौन से हैं इनको आपने याद रखना है हमेशा। जितने भी फ़िक्रात होंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करने वाले, पहला उसूल है कि उनके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील कर देंगे, यानी काम करने वाले को, काम जिस पर हो रहा है उसको आपस में तब्दील कर देना है, यानी जहाँ पर जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। आम तौर पर फ़िक्रे का पहला लफ्ज़ सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और आखिरी लफ्ज़ जो होता है फ़िक्रे का वो आम तौर पर ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा उसूल है कि हेल्पिंग वर्ब लाजमी इस्तेमाल होगा। ये तो लाजमी और मलजूम चीज़ है कि जितने भी पैसिव वॉइस के फ़िक्रात होंगे उनमें हेल्पिंग वर्ब लाजमी है। अगर पैसिव वॉइस फ़िक्रात में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो पैसिव वॉइस का फ़िक्रा कभी भी नहीं हो सकता। और दूसरा उसूल इसका ये है, उसी हेल्पिंग वर्ब का उसूल है आगे, कि अगर पहले हेल्पिंग वर्ब, HV से मुराद है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अगर पहले मौजूद हो तो उसे तब्दील नहीं करेंगे। फ़र्ज़ क्या इज़ एम आर में से कोई एक मौजूद है तो उसकी जगह हम वाज वर नहीं लगा सकते। अगर वाज वर मौजूद है तो उसकी जगह हम इज़ एम आर नहीं लगा सकते। वेल शेल मौजूद है तो वेल शेल की जगह हम वाज वर या इज़ एम आर नहीं लगा सकते। मतलब यह है कि हेल्पिंग वर्ब लाजमी इस्तेमाल होगा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर हेल्पिंग वर्ब पहले से उसी फ़िक्रे में मौजूद हो तो उसको तब्दील नहीं करेंगे, किसी और लफ्ज़ का इजाफा करेंगे हम। तीसरा उसूल है हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। ये तो पक्का ठक्का उसूल है कि जितने भी पैसिव वॉइस के फ़िक्रे होते हैं, जितने भी, उन तमाम के अंदर हमेशा तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है, थर्ड फॉर्म। और चौथा है बाई का इस्तेमाल। ये भी ज़्यादातर फ़िक्रों में बाई का इस्तेमाल होता है। जिनमें सब्जेक्ट होगा, जिन फ़िक्रात में सब्जेक्ट हो उनमें बाई का इस्तेमाल लाजमी होता है। ये 4 उसूल हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ये आप याद करें। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो हम देखते हैं कि फॉर्म के हिसाब से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे तब्दील करते हैं, लेकिन ये उसूल जिसको आ गए उसके लिए आगे आसानी हो जाएगी। अगली चीज़ ये चार्ट है, एक तरफ हमने एक्टिव वॉइस लिखे हैं, दूसरी तरफ पैसिव वॉइस लिखे हैं। इधर से इधर भी हो सकता है उसूल, इधर से इधर भी उसूल हो सकता है। तो इसके 7 पॉइंट है पूरे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में जो इस्तेमाल होंगे। नंबर 1 है, अगर फ़िक्रे में पहली फॉर्म डू या डज हूँ तो, अगर एक्टिव वॉइस का फ़िक्रा है वहाँ पर आपको पहली फॉर्म नज़र आई है, डू नज़र आया है या डज नज़र आया है, तो पैसिव वॉइस में तब्दील करना है। बाकी तब्दीलियाँ तो आपने करनी है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वर्ब की तब्दीलियाँ। फॉर्म पहली हो, डू या डज हूँ, तो सब्जेक्ट के मुताबिक हमने इस्तेमाल करना है इज़ एम आर। इज़ एम आर इस्तेमाल करेंगे हम उस फ़िक्रे में जिसके एक्टिव वॉइस में क्या होगा, पहली फॉर्म होगी और फॉर्म हमेशा थर्ड लगेंगे। फॉर्म हमेशा थर्ड ही आएगी बाकी तो में, इसको वैसे लिख दिया, वैसे ज़रूरत नहीं थी। अब दोबारा सुने, अगर पहली फॉर्म हो, डू या डज हूँ, तो पैसिव वॉइस के फ़िक्रे में इज़ एम आर इस्तेमाल करेंगे हम, यानी उसूल पहला और फॉर्म भी पहली, इधर तो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। अब हम जाते हैं दूसरे उसूल की तरफ। दूसरा उसूल है, अगर फ़िक्रे में सेकंड फॉर्म हो, उसमें फर्स्ट फॉर्म थी, इसमें कौन सी आ गई, सेकंड फॉर्म। अगर फ़िक्रे में सेकंड फॉर्म हो या डेड का इस्तेमाल हो, यानी पास्ट हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसमें आप वाज और वर इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म वैसे थर्ड लगा देंगे, बाकी तब्दीलियाँ वैसे की वैसे हो जाएंगी। वो आगे एक वीडियो आएगी, उसमें अहम जो इंपॉर्टेंट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हैं वो इंशाल्लाह शेयर किए जाएंगे। वहाँ पर फिर ये सारी चीज़ें डिटेल से भी दोबारा इस्तेमाल होंगी, फिर मैं आपको समझाऊँगा भी कैसे होता है। तीसरा उसूल है तीसरी फॉर्म का, हैज़, हैव या हैड, इनके साथ तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है, हैज़, हैव या हैड के साथ। इनके साथ जब फॉर्म तीसरी इस्तेमाल होती है तो फॉर्म में तो कोई तब्दील नहीं करनी हमने,
और हेल्पिंग वर्ब पहले मैंने आपको बताया है उसूलों में कि जो हेल्पिंग वर्ब मौजूद होगा, क्योंकि इधर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, इधर हेल्पिंग वर्ब आ गया, हैज़ आ गया, हैव आ गया या हैड आ गया है, तो हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब वही खड़े रहेंगे, हैज़ है तो हैज़ खड़ा रहेगा, हैड है तो हैड खड़ा रहेगा, फॉर्म भी वही खड़ी रहेगी। फिर क्या तब्दीली करेंगे, इन्हीं हैज़, हैव या हैड के बाद बीन का इस्तेमाल कर देंगे, बस हैड बीन, हैज़ बीन, हैव बीन। बाकी फॉर्म वैसे थर्ड खड़ी थी उसको हम तब्दील नहीं करेंगे, वैसे खड़ी रहेगी। चौथा उसूल है, अगर हेल्पिंग वर्ब हो कोई भी, इज़ एम आर हो, वाज वर हूँ और उनके साथ ING फॉर्म हो, जब भी इस तरह का कोई फिक्र आए जिसमें ING फॉर्म होगी, उसमें ING फॉर्म को तीसरी फॉर्म में तो तब्दील करेंगे, लेकिन तब्दील करने से पहले बीइंग लगा देंगे, फॉर्म से पहले बीइंग फिर तीसरी फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा जो यहाँ पर होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब वाज वर हैं तो वाज वर्ब वही खड़ा रहेंगे, अगर इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब हैं वो वैसे के वैसे खड़े रहेंगे। हमने क्या करना है, उन्हीं वाज वर्ब को वैसे लगा के साथ बीइंग का इजाफा कर देंगे, जो ING फॉर्म थी उसको हम थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देंगे। ये चौथा उसूल था जी। वर्ब की फॉर्म के हिसाब से ये एक्टिव वॉइस मुकम्मल हो गए। अब आगे चंद एक और चीज़ें हैं, उनको देखें, दो चीज़ें हैं, तीन। अगर फिक्र में दर्ज झेल मोडेल्स, मोडेल्स कौन से होते हैं, कैन आ जाए, कोड आ जाए, मे आ जाए, वुड आ जाए, माइट आ जाए, वेल या शेल आ जाए, इनमें से कोई भी आ जाए, मोडेल्स में से कोई भी, बिल्कुल ईजी सा तरीका है कि आप मोडेल्स को वैसे का वैसा खड़ा रहने दें, यानी वही जिस तरह हेल्पिंग वर्ब वाली बात है वही मोडेल्स रहने देंगे, बी का इजाफा कर देंगे बस। कैन है तो कैन के साथ लगा देंगे बी, कोड है तो कोड के साथ लगा देंगे बी, कोड बी, कैन बी, मे बी, वुड बी, माइट बी, वेल बी या शेल बी, यानी इन्हीं के साथ बी लगाएंगे। बी लगाने के बाद फॉर्म कौन सी आ जाएगी, थर्ड आएगी। एन के साथ वैसे फर्स्ट फॉर्म आती है, जब इनके साथ बी लगाएंगे तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी, थर्ड फॉर्म। इसके लिए भी हमने अलग एक वीडियो में बताया था कि अगर एन के साथ बी लगाएंगे तो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, वो पैसे वाइज में ही इस्तेमाल होती है। छठा है जी, हु वाले फिक्रात में क्या करना है, हु वाले जितने भी फिक्रात आते हैं उनमें बाई हुम इस्तेमाल किया जाता है, बाई शुरू में ही लग जाता है, बाकी सारी तब्दीलियाँ वही रहेंगी। हुक्मिया फिक्रात या ऐसे फिक्रात जिनके शुरू में ही वर्ब हो उनको हुक्मिया फिक्रात कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं उनको। इनमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, इनमें पहले लेट इस्तेमाल कर देंगे, लेट इस्तेमाल करने के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म और उससे पहले बी इस्तेमाल कर देंगे, यानी इसमें जिस तरह बी इस्तेमाल किया इसमें बी इस्तेमाल होगी, यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म से पहले बी इस्तेमाल कर लेंगे और फिक्रे के शुरू में लेट लगा देंगे। तो उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें ये समझ आ गई होंगी। मज़ीद इस वीडियो को एक दो दफ़ा देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे और अगली वीडियो में इंशाल्लाह अहम इम्पोर्टेंट फिक्रात ख़ास तौर पर जो 9th और 10th के उसमें सिलेबस में मौजूद हैं वो आपको बताए जाएंगे, शेयर किए जाएंगे। जो पंजाब पुलिस का जो टेस्ट होना है उसमें क्योंकि मैट्रिक लेवल उन्होंने बताई है तो उस टेस्ट के लिए भी ये बड़ी ज़बरदस्त हैं, सिलेबस का हिस्सा हैं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।